अगर आप लोग यूपीएसआई 2026 में सिलेक्शन का सपना देखते हैं या यूपीएसआई 2026 के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आज का मेरा ये मूल विधि और संविधान का वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार आरसीएस क्लासेज में। चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। क्या रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि आयकर कानून के अंतर्गत एक निवासी व्यक्ति को पूरे वर्ष के दौरान भारत में निवासी और आमतौर पर निवासी तब माना जाएगा, कह रहा है कि अगर वह निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक शर्तों को पूरा कर रहा है। तो दोस्तों, जो आयकर कानून है ये 1961 में आया था और 1 अप्रैल 1962 से पूरे भारत में लागू हो गया था। ठीक है, अभी हाल ही में दोस्तों 2025 में भी इसमें संशोधन किया गया है और इसमें बताया गया है कि जो आयकर एक्ट है इसमें और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए 1 अप्रैल 2026 से इसको लागू किया जाएगा। और जो आयकर कानून है दोस्तों, ये प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। किसके? डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारे नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है नंबर 1 कि वह संबद्ध वर्ष से तत्काल 10 वर्षों में कम से कम 2 साल के लिए भारत का निवासी हो। तो आयकर कानून के अंतर्गत बताया गया कि 10 साल में कम से कम वह 2 साल में भारत का निवास रहा हो। नंबर 2 में कह रहा है कि वह संबद्ध वर्ष से तत्काल पहले 7 वर्ष के दौरान भारत में उसका प्रवास 730 दिनों या उससे अधिक के लिए रहा हो। यानी कि जब आयकर कानून संबद्ध वर्ष आया तो उससे तत्काल पहले 7 वर्ष के दौरान भारत में उसका प्रवास 730 दिन या उससे अधिक के लिए रहा हो। यह भी सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हमारा जो आयकर एक्ट है यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया था दोस्तों और 1 अप्रैल 1962 से पूरे भारत में लागू हो गया था और 2025 में भी इसमें संशोधन किया गया और 1 अप्रैल 2026 से वो जो संशोधन किया गया है वो लागू हो जाएंगे। और जो हमारा आयकर यानी कि इनकम टैक्स एक्ट है वो डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है यानी कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जो ये बताई गई शर्तें धारा 6(1) के अंतर्गत बताई गई हैं। कौन सी? धारा 6(1) के अंतर्गत। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड, कह रहा है इनमें से कौन से मामले ऐसे हैं जिनमें जनहित याचिका दायर की जा सकती है? जनहित याचिका दोस्तों इसको इंग्लिश में पीआईएल भी कहते हैं। पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसे कि दोस्तों हमको जनहित याचिका लोगों के हित में जो याचिका दायर की जाए उसको ही जनहित याचिका कहते हैं। जनहित याचिका की शुरुआत दोस्तों 1986 में जो हमारे चीफ जस्टिस से उनका क्या नाम था? पीएन भगवती, उन्होंने स्टार्ट किया था। दोस्तों जनहित याचिका क्या होती है? जनहित याचिका सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का एक प्रावधान है। तो जनहित याचिका दोस्तों केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही दायर की जा सकती है। ठीक है, इससे नीचे के कोर्ट में यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ये जो जज जिला न्यायालय होते हैं इनमें हम लोग दायर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें पीड़ित पक्ष को स्वयं अदालत में कोई जाने की जरूरत नहीं होती है। और ये जो जनहित याचिका है दोस्तों, ये सरकार द्वारा या किसी भी नागरिक द्वारा या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ित के पक्ष में दायर की जा सकती है। ठीक है, किसके किसके द्वारा? सरकार द्वारा या न्यायालय द्वारा या किसी भी नागरिक के द्वारा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे नंबर क्या कह रहे हैं। कह रहा है जहां राज्य सरकार के भारी कर लगाने के निर्णय के कारण गरीब लोग प्रभावित होते हैं वहां कह रहा है कि हम जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। तो नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नंबर 2 कह रहा है सड़कों, सीवर आदि को बनाए रखने के लिए हम जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। ये भी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 3 में कह रहा है ट्रैफिक समस्या से बचने के लिए व्यस्त सड़कों से बड़े होर्डिंग और साइन बोर्ड हटाने के लिए भी हम जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जनहित याचिका की शुरुआत दोस्तों 1986 में चीफ जस्टिस पीएन भगवती के द्वारा हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसे केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही दायर किया जा सकता है और यह सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। तो इस तरह से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है निम्न में कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्यता के रूप में सूचीबद्ध है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता आर्टिकल नंबर 124
124 3 नंबर उपखंड में बताई गई है। उसमें कहा गया है कि वह भारत का नागरिक हो, नंबर 1 सही है। कहा गया है कि कम से कम 5 साल के लिए एक या अधिक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहा हो लगातार, ये भी सही हो जाएगा। नंबर 3 में कह रहा है किसी उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में कम से कम 10 साल, वकील के रूप में कम से कम 10 साल, और उच्च न्यायालय में जज के रूप में कम से कम 5 साल, वो भी लगातार। और नंबर 4 कह रहा है कि एक प्रतिष्ठित कानूनविद हो, वो भी राष्ट्रपति की राय में, यानी कि राष्ट्रपति की नजर में अगर वो प्रतिष्ठित कानूनविद है तो भी राष्ट्रपति उसको भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 और 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 124 3 में बताया गया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यता। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है दोस्तों इनमें से कौन से अपराध के मूलभूत तत्व हैं? कि दोस्तों हमको दंड संहिता के अपराध के बारे में कह रहा है। तो अपराध शब्द की जो व्याख्या है दोस्तों, वो आईपीसी की धारा 40 के अंतर्गत बताई गई है। किसके? धारा 40 के अंतर्गत अपराध शब्द की व्याख्या बताई गई है, और उसमें कहा गया है कि इंसानों द्वारा जो किए गए कृत्य हैं वो अपराध के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2 बताता है कि आपराधिक इरादा वो भी अपराध के अंतर्गत आता है, वो भी सही हो जाएगा। नंबर 3 बताता है कि कोई अवैध कार्य या चूक वो भी अपराध के अंतर्गत हो जाएगा। और नंबर 4 किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाना ये भी अपराध के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 और 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वैसे दोस्तों अपराध की परिभाषा अलग अलग धाराओं में दी गई है, कम से कम 6, 7, 8 धाराएं ऐसी हैं जिसमें अपराध की परिभाषा दी गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है दोस्तों कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन सी मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? नंबर ए कह रहा है विंस्टन चर्चिल, नंबर बी कह रहा है वीके मेनन, नंबर सी कह रहा है एलेनोर रोजवेल्ट, नंबर डी कह रहा है जॉन पीटर्स हम्फ्रे। तो दोस्तों मानव अधिकारों की घोषणा की मसौदा समिति जो है वो 1947 ईस्वी में तैयार की गई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे, इसकी अध्यक्ष कौन थी? इसकी अध्यक्ष थी एलेनोर रोजवेल्ट। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये जो एलेनोर रोजवेल्ट थी दोस्तों, ये अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की वाइफ थी। इसकी वाइफ थी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की वाइफ थी। और जब दोस्तों इनको मानव अधिकारों के लिए जब इन्होंने प्रयास किया, तो इन्हीं मानव अधिकारों की घोषणा के प्रयास के लिए एलेनोर रोजवेल्ट को क्या कहा गया? विश्व की प्रथम महिला का दर्जा दिया गया। किसका? विश्व की प्रथम महिला का दर्जा दिया गया। विश्व की प्रथम महिला का दर्जा दिया गया। विश्व की प्रथम महिला का दर्जा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का एलेनोर रोजवेल्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष एलेनोर रोजवेल्ट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है कि भारत में महिलाओं को इनमें से कौन से संवैधानिक प्रावधान और विशेषाधिकार प्राप्त है? नंबर 1 कह रहा है कि महिलाओं के लिए आरक्षण को हर स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों की कुल संख्या की 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नंबर 2 कह रहा है कि महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रत्येक नगर पालिका में सीधे चुनाव से भरने वाली सीटों की कुल संख्या का 1/3 से कम नहीं हो जाएगा, यानी कि ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों अभी नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो 2023 आया था, क्या आया था? नारी शक्ति बंधन एक्ट, नारी शक्ति नारी शक्ति बंधन एक्ट 2023, इसके अनुसार बताया गया था कि लोकसभा और राज्यसभा में 33% सीटें, क्या 33% सीटें का प्रावधान किया गया था। कितने? 33% सीटों का प्रावधान किया गया था 106 नंबर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। कौन से? 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 33% सीटों का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 और सी, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। यानी कि पंचायत में अध्यक्षों की कुल संख्या की 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, और प्रत्येक नगर पालिका में
सीट भरने वालों की कुल संख्या के 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि नगर पालिका में 1/3 और पंचायत में भी 1/3। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान खाली स्थान के अंतर्गत अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। के अंतर्गत नंबर 1 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, नंबर 2 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर सी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर डी स्वतंत्रता का अधिकार। तो नंबर डी स्वतंत्रता का अधिकार हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों आर्टिकल नंबर 352 में बताया गया है। किसमें बताया गया है? आर्टिकल नंबर 352 में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 356 में राज्य आपातकाल बताया गया है, यानी कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। आर्टिकल नंबर 360 में दोस्तों वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है। इसके बारे में वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है। ठीक है। और दोस्तों हमसे बताया गया है कि ये जो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, क्या जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 19 के जरिए क्या आर्टिकल 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है। ठीक है। आर्टिकल 19 के जरिए स्वतंत्रता का अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है। ये दोस्तों हमारे 44वें संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया था। ठीक है। 44वें संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया था कि आर्टिकल 19 के जरिए स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो स्वतः निलंबित हो जाएगा जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किसका संविधान में संबंधित अनुच्छेद के साथ सही रूप से मिलान किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में भाग 4 में बताया गया है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में। और दोस्तों आयरलैंड से लिए गए थे हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत। किससे लिए गए थे? आयरलैंड से प्रेरणा लेकर हम लोग नीति निर्देशक सिद्धांत अपने संविधान में जोड़े थे। तो नंबर 1 में हमसे कह रहा है कि पोषण और राज्य स्तर को ऊंचा उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य का कर्तव्य अनुच्छेद 47 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नंबर 2 में कह रहा है प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता अनुच्छेद 43A, ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नंबर 3 में कह रहा है बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान अनुच्छेद 45, ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि इस तरह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अनुच्छेद 47 में बताया गया है पोषण स्तर को सही करने के लिए प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता अनुच्छेद 43A और बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा अनुच्छेद 45 में। ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है दोस्तों कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 में आया था, इसके अंतर्गत लोक प्राधिकारियों के दायित्वों को खाली स्थान में वर्णित किया गया है। नंबर 1 धारा 4(1), नंबर 2 धारा 3, नंबर सी धारा 6(1), नंबर डी धारा 5। तो दोस्तों लोक प्राधिकारियों के दायित्वों को धारा 4(1) के अंतर्गत वर्णित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को आया था, लेकिन 12 अक्टूबर 2005 से पूरे भारत में लागू हो गया था। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान में उल्लेखित अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या खाली स्थान से अधिक सदस्य और खाली स्थान कम सदस्य नहीं होती। तो हमसे कह रहा है कितने अधिकतम सदस्य और कितने कम सदस्य हो सकते हैं विधानसभा में, इसके बारे में हमसे पूछ रहा है। नंबर 1 में कह रहा है 310, नंबर बी में कह रहा है 500, 60, नंबर सी में कह रहा है 450, 30 और नंबर डी में कह रहा है 400, 50। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 500, 60 हम लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या 500, 60 हम लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारे आर्टिकल नंबर 170 में बताया गया है विधानसभा के सदस्यों की संख्या के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, ये थे मेरे दोस्तों आज के मोस्ट रिपीटेड मूल विधि और संविधान के क्वेश्चन, जो दोस्तों आप लोगों को जरूर पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों आप लोगों ने मेरे मूल विधि और संविधान के जो मैंने पुराने क्वेश्चन या पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उनको जरूर देखें। और दोस्तों आप मेरा यकीन माने, अगर आप लोग मेरे वीडियो को देख के जाते हैं, मेरे क्वेश्चनों को पढ़ के जाते हैं, तो जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, वैसे भी यूपीएसआई के एग्जाम में कम से कम 15 क्वेश्चन तो आप लोगों को मिलेंगे ही, 15 से 20 क्वेश्चन। तो आप लोग मेरा यकीन मानना दोस्तों, आप पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आएंगे और
पूरे के पूरे नंबर लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग दोस्तों मेरे सेशन को जरूर देखें, और अगर आप लोगों को पसंद आए तो उसको एक लाइक करें, और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।